गरिमा, यस सर। आप बेटा अपना प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करें, कल जहाँ से ओके सर। छोड़ा था यस वहीं सर। से। ओके। ठीक है सर। Good morning, sir, and my dear classmates. As we have already discussed introduction of Vedanta and about metaphysics and epistemology of idealistic philosophy of Vedanta, today we will start discussing about theories of cause and effect, मतलब कारण और प्रभाव के सिद्धांत. All schools of Vedanta sus- subscribe to the theory of Satkaryavad, which means that the effect is pre-existent in the cause. But there are two different views on the status of the effect, that is the world. मतलब कि वेदांत के सभी स्कूल सत्कर्यवाद के सिद्धांत की सदस्यता लेते हैं, जिसका अर्थ है कि कारण में प्रभाव पहले से मौजूद है, लेकिन प्रभाव यानी जिसे दुनिया माना गया है की स्थिति पर दो अलग-अलग विचार हैं. Most schools of Vedanta as well as Samankhya support Parinamavad, the idea that the world is a real transformation, that is Parinam of Brahma. मतलब कि वेदांत के जो अधिकांश स्कूल हैं, साथ ही साथ सांख्य परिणामवाद का समर्थन करते हैं. यह विचार कि दुनिया एक वास्तविक परिवर्तन जिसे परिणाम कहा है ब्रह्म का. According to Nicholson, the Brahma Sutras espouse the realist Parinamvad position, which appears to have been the view most common among early Vedantins. मतलब कि निकोलसन जी के अनुसार ब्रह्म सूत्र यथार्थवादी परिणामवाद की स्थिति का समर्थन करते हैं, जो कि प्रारंभिक वेदांतियों के बीच सबसे आम दृश्य प्रतीत होता था. इन कॉन्ट्रास्ट टू Badrayan, Adi Shankar, and Advait Vedantists hold a different view, Vivartavad, which says that the effect, the world, is merely an unreal transformation of its cause, Brahma. मतलब कि बद्रायन के विपरीत आदि शंकर और अद्वैत वेदांतवादियों का एक अलग दृष्टिकोण है, विवर्तवाद, जो कहता है कि प्रभाव दुनिया ब्रह्म का केवल एक असत्य परिवर्तन है अपने कारण का. Moving on, our next topic is aims of idealism philosophy. First is self realization of personality, मतलब व्यक्तित्व का आत्म साक्षात्कार. मतलब कि आदर्शवाद के जो लोग थे उनके अनुसार मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है. इसीलिए आदर्शवाद को मानने वाले लोग मानव व्यक्तित्व के आत्म साक्षात्कार पर बहुत जोर देते हैं. इसमें स्वयं का पूर्ण ज्ञान शामिल होता है. सेकेंड इज टू इंश्योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब कि आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित करने के लिए. तो जो आदर्शवादी लोग थे उन्होंने भौतिक उपलब्धियों की तुलना में आध्यात्मिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया. बच्चे का मानसिक, नैतिक और सबसे बढ़कर आध्यात्मिक रूप से विकास करना महत्वपूर्ण है, ये आदर्शवादी लोग कहते थे. थर्ड इज टू कल्टिवेट ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, मतलब कि सत्य, सौंदर्य और अच्छाई की खेती करनी चाहिए हमें. तो जो आदर्शवादी लोग होते हैं वो यह घोषित करते हैं कि व्यक्तियों में आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करने के लिए सत्य, सौंदर्य और अच्छाई जैसे उच्चतम आदर्शों की खोज को अधिक से अधिक
प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन, प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, मतलब कि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन और प्रसारण। हमारी संस्कृति की जो विरासत है वो बहुत मूल्यवान है और यह सांस्कृतिक खजाना पूरी मानवता का है और इसे दुनिया के कोने कोने में संरक्षित, विकसित और प्रसारित करना ही शिक्षा का उद्देश्य है, ऐसा आदर्शवादी लोग कहते थे। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ इनबॉर्न नेचर इनटू स्पिरिचुअल नेचर, मतलब जन्मजात प्रकृति का आध्यात्मिक प्रकृति में परिवर्तन। आदर्शवादियों का विचार है कि बच्चे की जन्मजात प्रवृत्ति और अंतर्निहित प्रवृत्तियों को आध्यात्मिक गुणों और मूल्यों में उच्चीकृत किया जाना चाहिए। यही व्यक्तित्व का वास्तविक विकास है और यही सबसे महत्वपूर्ण विकास भी है उन लोगों के लिए। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन फॉर अ होली लाइफ, मतलब कि पवित्र जीवन की तैयारी। आदर्शवाद इस बात पर कायम है कि शिक्षा ऐसी स्थिति पैदा करे और एक ऐसा वातावरण पैदा करे जो एक बच्चे में आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के लिए प्रवाह किए हो। पवित्रता और अच्छे आदर्शों से भरा पवित्र जीवन स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। बच्चे को पवित्र जीवन के लिए तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसा आदर्शवादी लोग मानते थे उस काल में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी विल डिस्कस अबाउट एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ वेदांत दर्शन, मतलब कि वेदांत दर्शन का हम लोग अब शैक्षिक दर्शन पढ़ेंगे। दिस एजुकेशन सिस्टम was originated from Vedas and called as Vedic system of education. This insisted on code of conduct both for student and teacher and placed the child under the care and guidance of the teacher. मतलब कि इस शिक्षा प्रणाली की उत्पत्ति वेदों से हुई थी और इसे शिक्षा की वैदिक प्रणाली कहा जाता था। इसने छात्र और शिक्षक दोनों के लिए आचार संहिता पर जोर दिया और बच्चे को शिक्षक की देखरेख और मार्गदर्शन में रखा। अब इसमें ऐसा कहा गया है कि उस वैदिक प्रणाली में छात्र और शिक्षक दोनों के लिए आचार संहिता पर बहुत जोर दिया गया था। तो आचार संहिता का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। वो ये होता है कि किसी व्यक्ति, दल या संगठन के लिए जो भी निर्धारित सामाजिक व्यवहार, नियम या उत्तरदायित्व बनाए जाते हैं उसी के समूह को आचार संहिता कहा जाता है। मतलब कि उस टाइम ऐसा था कि बच्चों के लिए भी एक निर्धारित नियम और व्यवहार और उत्तरदायित्व बना दिए गए थे और शिक्षक के लिए भी यही चीज थी कि उनका सब कुछ, कि वो किस तरीके से व्यवहार करेंगे, उनके क्या नियम होंगे, उनके क्या उत्तरदायित्व होंगे, ये सब को पूरी तरीके से निर्धारित कर दिया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक एज, मतलब वैदिक युग के दौरान शिक्षा के उद्देश्य। फर्स्ट इज चित्त वृत्ति निरोध, that is, education must aim at self-fulfillment and provide freedom from material desires and attachment, मतलब कि शिक्षा का लक्ष्य आत्मपूर्ति और भौतिक इच्छाओं और मोह से मुक्ति प्रदान करना होना चाहिए। Next is education of mind, that is, education must provide knowledge for creativity and pursuit of culture and civilization, मतलब दिमाग और मस्तिष्क की शिक्षा। तो शिक्षा को रचनात्मक और संस्कृति और सभ्यता की अनुसरण करने के लिए ज्ञान प्रदान करना चाहिए। Third is make living worthy, that is, education should make life worthwhile, purposeful and relevant, मतलब कि जीवन को योग्य बनाएं। शिक्षा को जीवन को सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना चाहिए। फोर्थ इज तमसो माह ज्योतिर्गमय, मतलब
ज्ञान, that is knowledge should dispel doubts, dogmas and darkness. मतलब कि उस समय ये शिक्षा का उद्देश्य था कि ज्ञान को संशय, हठ धर्मिता और अंधकार को दूर करना चाहिए. Second, fifth is religious centered. That is, education should be in conjunction with religion as it dominates every aspect of life. मतलब धर्म केंद्रित होना चाहिए. शिक्षा धर्म के साथ होनी चाहिए क्योंकि यह जीवन के हर पहलू पर विभिन्न स्तरों पर हावी होती है. Sixth is individual centered. That is, education should aim at overall development of an individual. मतलब व्यक्ति केंद्रित होना चाहिए. शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति के समग्र विकास पर होना चाहिए. लास्ट इज नेचर ओरिएंटेड. मतलब that is, education should bring man closer to nature. That is, प्रकृति उन्मुख. मतलब शिक्षा द्वारा मनुष्य को प्रकृति के करीब लाना चाहिए. इसीलिए उस जमाने में जो शिक्षण संस्थान होते थे वो ज्यादातर शांतिपूर्ण परिवेश में ही स्थित होते थे. Moving on to the next topic, we will discuss about educational system in that time. मतलब शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी उस समय. So educational system is divided into majorly two parts, that is primary education and higher education. मतलब उस समय जो हमारी शिक्षा होती थी, शिक्षा प्रणाली वो दो भागों में बटी थी. एक होती थी प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद होती थी उच्च शिक्षा. तो अब हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन क्या था. Education was first provided at home, then a ceremony with Vidya Arambh Sanskar was performed, and after primary education, children were sent to gurukuls and ashrams for higher education. मतलब कि जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो ज़्यादातर पहले घर पर ही शिक्षा, उसमें क्या था कि पहले घर पर ही शिक्षा दी जाती थी. फिर एक समारोह जिसे विद्या आरंभ संस्कार कहा जाता था वो किया जाता था बच्चों का, और वही बस प्राथमिक शिक्षा के बाद बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुल और आश्रमों में भेजा जाता था. नेक्स्ट इज हायर एजुकेशन. So entry age varied between 8 to 12 for different varnas and completed by age of 25. Upnayan ceremony was performed to enable the child to enter into studentship. मतलब कि उच्च शिक्षा में ऐसा था कि इसमें विभिन्न वर्णों के लिए प्रवेश आयु 8 से 12 के बीच भिन्न होती थी और 25 वर्ष की आयु तक पूरी होती थी. बच्चों को छात्रवृत्ति में प्रवेश दिलाने के लिए उपनयन संस्कार किया जाता था और इसी में ज़्यादातर जो मेन शिक्षा दी जाती थी वो इसी में दी जाती थी. अच्छा, जो प्राथमिक शिक्षा था, ये बात हम लोग देख लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चे होते थे उनको ज़्यादातर जैसे सिखाया जाता था कि वैदिक मंत्रों का कैसे उच्चारण किया जाता है और उनको जैसे संधियों का ज्ञान दिया जाता था जिसे कि संयोजी नियम कहते हैं, और उनको प्राथमिक व्याकरण के बारे में बताया जाता था, और साथ ही साथ उनको बस शुरुआत के जैसे प्राथमिक अर्थमेटिक मैथ्स के बारे में भी थोड़ा बहुत गणित पढ़ाई जाती थी प्राथमिक शिक्षा में, और उसके आगे की जो पढ़ाई होती थी वो उच्च शिक्षा में दी जाती थी. Next, after educational system, we will discuss about curriculum. मतलब पाठ्यक्रम. So curriculum is also divided into two parts, that is Paravidya means is spiritual learning and Apar Vidya means worldly learning. So first is Paravidya, spiritual learning, मतलब कि आध्यात्मिक शिक्षा. This includes the study of four Vedas and Vedangas, Upanishad, Purans and Pritya, that is rules for sacrifice for ancestors, Vako Vakya,
that is logic, Ikanya, that is ethics, and Dev Vidya and Brahma Vidya, etc. मतलब कि जो पराविद्या पाठ्यक्रम था उसमें किस किस चीजों के अध्ययन शामिल थे। उसमें थे 4 वेद के बारे में, वेदांग, उपनिषद, पुराण, पितृ के बारे में, जिसमें कि पूर्वजों के लिए बलिदान के नियम क्या क्या होते हैं, और वको वाक्य और एकायन, देव विद्या और ब्रह्म विद्या आदि के अध्ययन शामिल थे। नेक्स्ट इज अपार विद्या, दैट इज वर्ल्डली लर्निंग, मतलब सांसारिक विद्या। तो इसमें कौन कौन से विषय शामिल थे? तो this includes subjects like history, Ayurveda, economics, astrology, physics, zoology, chemistry, science, kalp vidya, राशि एंड भूत विद्या एक्सेट्रा। मतलब कि उसमें इतिहास, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, विज्ञान, कल्प विद्या, राशि और भूत विद्या आदि ये सब विषय शामिल थे सांसारिक विद्या में। Next, moving on, after that we will discuss about methods of teaching, मतलब कि उस टाइम कौन कौन से पढ़ाने के तरीके होते थे। सो फर्स्ट इज मौखिक, मतलब दैट मीन्स ओरल, ओरल ओरल मेथड, मतलब कि मौखिक जो मेथड थी, पद्धति थी, उसमें क्या होता था कि छात्रों को मंत्रों जैसे वैदिक भजन और ऋग्वेद के छंद को बच्चों को याद कराया जाता था। एंड नेक्स्ट इज चिंतन मेथड, दैट इज थिंकिंग और रिफ्लेक्शन। अब इसमें चिंतन मेथड में होता था कि उन लोगों को चिंतन, सोच करना सिखाया जाता था कि किसी चीज पर किस तरीके से सोचा जाता है, गहराई से, अच्छे तरीके से, उसके अच्छे पहलू और उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस दोनों के बारे में किस तरीके से सोचा और समझा जाता है, इस बारे में सिखाया जाता था। और इसमें बहुत ही और भी अदर मेथड्स होते हैं। देयर आर आल्सो सम अदर मेथड्स एंड दैट आर श्रवण विधि, मनन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, तर्क विधि, व्याख्या विधि, अपवाद विधि, दृष्टांत विधि, कथा विधि एंड उपदेश विधि। तो इन सब विधियों से भी उस टाइम टीचिंग होती थी। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। उस समय अनुशासन का क्या महत्व था और किस तरीके से था। सो देयर आर रूल्स फॉर कंडक्ट ऑफ बोथ टीचर्स एंड pupils वर लिस्टेड, मतलब कि शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के आचरण के नियमों को सूचीबद्ध किया गया था उस समय। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर रेस्पेक्ट ड्यू फ्रॉम pupils टू टीचर वर फ्रेम्ड, मतलब कि विद्यार्थियों से शिक्षक के प्रति सम्मान के नियम भी बनाए गए थे। नेक्स्ट इज रिजिड रूल्स वर लेड फॉर कंडक्ट ऑफ pupils, मतलब विद्यार्थियों के आचरण के लिए कठोर नियम बनाए गए थे। कोड ऑफ ड्रेस वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व, मतलब कि ड्रेस कोड का भी पालन किया गया था, एक यूनिफॉर्म के जैसे, कि मतलब सबको एक ही तरीके के कपड़े पहनने हैं। लास्ट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी वॉज कंपल्सरी फॉर ऑल pupils, मतलब कि सभी विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही अनिवार्य था उस समय। Now we will discuss about role of teacher and role of student. So role of teacher मतलब शिक्षक की भूमिका क्या थी वैदिक काल में। तो वैदिक काल में शिक्षा की योजना में शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। The teacher was called Guru or Acharya and he was respected as a god by students and society, मतलब कि शिक्षक को गुरु या आचार्य कहा जाता था
और छात्रों और समाज द्वारा उन्हें भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता था। He was the center of education, मतलब कि शिक्षक को शिक्षा का केंद्र कहा जाता था। नेक्स्ट इज he was influenced the learner through his life model, मतलब कि जो शिक्षार्थी थे वो जो शिक्षक थे वो अपने जीवन मॉडल के माध्यम से शिक्षार्थी को प्रभावित करते थे। He treated their students as their own children, साथ ही साथ शिक्षक अपने छात्रों को अपने बच्चों के समान ही मानते थे और कोई भी भेदभाव नहीं करते थे किन्हीं भी बच्चों के बीच में। Education on women also received proper attention during Vedic period by them, मतलब कि महिलाओं की शिक्षा पर भी उनके द्वारा वैदिक काल में उचित ध्यान दिया गया था। यहाँ तक कि राजा को उतना सम्मान नहीं मिलता था जितना शिक्षक को दिया जाता था। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट रोल ऑफ स्टूडेंट, मतलब छात्र की भूमिका। अब हमने ये तो देख लिया कि शिक्षक की क्या भूमिका थी, अब हम लोग छात्र की भूमिका को अच्छे से समझेंगे। सो स्टूडेंट इज टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गुरु, मतलब छात्र को गुरु द्वारा प्रशासित किया जाना चाहिए। He is able to obey his guru, मतलब वह अपने गुरु का पालन करने में सक्षम है। नेक्स्ट इज he may be punished by his guru, मतलब कि वह अपने गुरु द्वारा दंडित भी किया जा सकता है। He is to be preached by his guru, मतलब कि उसे अपने गुरु द्वारा उपदेश दिया जाता था। He is to be treated equally, that is उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। लास्ट इज he is devoted committed to acquired wisdom, मतलब कि वह अर्जित ज्ञान के लिए समर्पित होते थे बच्चे उस समय। आवर लास्ट टॉपिक इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मतलब कि शैक्षिक निहितार्थ या फिर हम लोग कह सकते हैं शैक्षिक पहलू क्या था वैदिक काल का, उसके बारे में समझेंगे हम लोग। सो फर्स्ट इज प्राइड इन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब कि सभ्यता और संस्कृति पर गर्व। जैसा कि हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन हमें विरासत में मिली अपने पूर्वजों की सभ्यता और संस्कृति पर बहुत ही गर्व महसूस होता है। तो उस वैदिक काल में लोग जो थे वो धन, शक्ति, हिंसा और कूटनीति के बजाय ज्यादातर वो लोग चरित्र, आध्यात्म दर्शन को अधिक वरीयता देते थे और एक आदर्श जीवन जीना चाहते थे। और अब क्या है, अब ये है कि वैदिक युग को सिद्धांत रूप में आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो इस जमाने के बच्चे आधुनिक युग के, उनका चरित्र निर्माण और वो अपने जीवन को जीने लायक बना सकें। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन एंड स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, मतलब कि अनुशासन और शिष्य शिक्षक संबंध। तो जो वैदिक युग के शिक्षक और शिष्य के बीच जो अनुशासन और सौहार्दपूर्ण संबंध की भावना दुनिया को अच्छी तरह से पता है कि उस समय कितना अच्छा संबंध रहता था एक शिक्षक और शिष्य के बीच में। तो अब जो है शिक्षक और शिष्य के बीच आदर्श संबंध को अपनाने के प्रयास करके आज के परिदृश्य को पुनर्जीवित किया जा सकता है। मतलब कि हम लोग को इस समय भी शिक्षक और बच्चों को अपने दोनों के बीच में एक आदर्श संबंध को, जैसे कि वैदिक युग में था, उसी संबंध को फिर से अच्छे से अपनाने का प्रयास करना चाहिए।
थर्ड इज सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज, मतलब कि अध्ययन का विषय। अच्छा, जो वैदिक युग में था वो ये था कि वैदिक साहित्य शांति, मानवता, सार्वभौमिक भाईचारे की भावना से समृद्ध था। और जो हमारे जो इस आधुनिक युग का पाठ्यक्रम है उसका भी अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। नेक्स्ट इज टीचिंग मेथड्स। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था बहुत सारे टीचिंग मेथड्स क्या क्या थे, वही टीचिंग मेथड्स अब भी, उसमें से बहुत सारे टीचिंग मेथड्स आज भी अपनाए जाते हैं, आज भी अपनाए जाते हैं। जैसे कि हमारी कक्षाओं में शिक्षण के कुछ तरीकों के अभी भी बहुत ही लाभकारी उपयोग किया जाता है। तो ऐसा नहीं था कि अगर जो वैदिक युग में शिक्षण के तरीके थे वो बहुत ही बोरिंग माने जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमें ये समझ में आता है कि उस समय के भी जो बहुत ही अच्छे अच्छे शिक्षण तरीके थे, अब जैसे उपदेश विधि है, अब उसे सोचते हैं कि लोग वो बहुत बोरिंग है, पर ऐसा नहीं है। कोई बहुत सारी हमारे पाठ्यक्रम में ऐसी चीजें होती हैं जो उपदेश विधि से पढ़ाकर बहुत अच्छे से छात्रों को समझाया जा सकता है। नेक्स्ट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास। मतलब कि शिक्षा की प्रकृति समूहों में संयुक्त होने के बजाय बहुत अधिक व्यक्तिवादी थी। बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, और यही लक्ष्य आधुनिक शिक्षा में भी देखा गया है कि मतलब बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो उसके साथ ही साथ वो खेलकूद में भी अच्छा हो, क्योंकि तभी अगर वो स्वस्थ होगा तभी तो वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा, और जब वो स्वस्थ ही नहीं होगा तो कैसे अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। तो इसीलिए इस आधुनिक युग में भी ऑल राउंड डेवलपमेंट को चाइल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो वैदिक युग में जाति, पंथ, रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, और समाज के सभी वर्गों के छात्रों ने समान स्तर पर शिक्षा भी प्राप्त की थी। तो वैसे ही आधुनिक युग में भी है कि संविधान जो है हमारे भारतवर्ष का, उसने शिक्षा के क्षेत्र में समानता के सिद्धांत को अपनाया है उसके द्वारा। और साथ ही साथ इस बारे में बहुत ही लोगों को मतलब बहुत जानकारी भी दी जाती है कि इस प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो और सबको समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो। नेक्स्ट इज एजुकेशन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा। तो वैदिक युग में शिक्षा के बौद्धिक पहलू के अलावा इसके व्यवहारिक पक्ष की दृष्टि नहीं खोई, और कला, साहित्य और दर्शन के साथ साथ छात्रों को कृषि और अन्य व्यवसायों का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो आधुनिक शिक्षा है, अब की शिक्षा जो है, उसमें भी इस युग में छात्रों को अपने भविष्य के जीवन के लिए खुद को तैयार करने पर भी जोर दिया जाता है, और व्यावसायिक विषयों जिसे वोकेशनल सब्जेक्ट्स कहा जाता है उसको भी हमारे पाठ्यक्रम मतलब करिकुलम में शामिल किया गया है कि अगर हमारे मतलब किसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें वोकेशनल उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम उसे अपने भविष्य में अच्छे से यूज कर सकें। इसीलिए इस समय इस युग में इस वोकेशनल सब्जेक्ट्स को बहुत ही ज्यादा अब धीरे धीरे इम्पोर्टेंस मिल रही है। लास्ट इज कॉमर्शियल एजुकेशन एंड वैदिक मैथमेटिक्स, मतलब कि व्यावसायिक शिक्षा और वैदिक गणित। व्यावसायिक शिक्षा और गणित की शिक्षा भी वैदिक काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। मतलब कि वैदिक काल में भी ये बहुत दिया जाता था, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बताया जाता था और वैदिक गणित के बारे में भी बताया जाता था।
तो वैसे ही अब इस आधुनिक युग में भी जैसे कि हम लोग वैदिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा समझते हैं पहले, तो व्यावसायिक शिक्षा जो हम लोग का कॉमर्स से रिलेटेड होता है, अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है, फाइनेंस से होता है, तो इन सब के बारे में हम लोग को सिखाया जाता है ताकि हम लोग समझ सकें कि बिजनेस क्या है, व्यवसाय क्या है, तभी हम लोग कुछ कर सकेंगे। तो इस व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। और प्लस वैदिक मैथ्स जो इस टाइम में बहुत ही उभरता हुआ हम लोग कह सकते हैं विषय बन चुका है, क्योंकि वैदिक मैथ्स का ये होता है कि उससे हम लोग अपनी कैलकुलेशंस वगैरह बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी करेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ की भी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है। और स्पेशली जो होता है वैदिक मैथ्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत यूजफुल होता है। तो इसीलिए अब इन सब चीज़ों की बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है। So these are the references I have used for my presentation. At last, thank you very much for listening me so patiently. Thank you. सर कंप्लीट हो गया है। हाँ गरिमा, यस सर। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। प्रेजेंटेशन हो गया आपका? यस सर। गरिमा के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न? सर प्रश्न नहीं है, कुछ बोलना है इसके बारे में। हाँ बोलिए जसवंत। सर प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा था, सेम टॉपिक मेरा भी है। एंड जिस तरह से इसने रिप्रेजेंट किया उसे, एंड जो पीपीटी बनाई गरिमा ने वो बहुत ही बेहतरीन थी। एंड क्या कुछ क्या कुछ अच्छा टॉपिक, था, उस चीज को भी स्पेशली बता दैट सर दीजिए। जो लास्ट ऑप्शन लास्ट था ना स्लाइड, एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशंस, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को सर। एंड द वे शी प्रेजेंटेड, मतलब बहुत सही जगह पे उसने पॉज लिया सर। और एक और बात सर उसमें मैंने नोटिस किया कि क्या कहते हैं, इसने जो स्लाइड्स बनाए वो बहुत कलरफुल वे में बनाए। तो अगर मान लीजिए किसी हम लोग को छोटे बच्चों को भी पढ़ाना होगा तो काफी इसने प्रेजेंटेबल वे में बनाया। मैंने बनाया है सेम सर, लेकिन उतना मैंने कलरफुल वे में नहीं बनाया। इट्स ऑल, काफी अच्छा था सर। सर
आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। नेटवर्क चला गया था, फिर नेटवर्क चेंज किया तब जाके आया, है ना। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे गरिमा के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, जिसमें बात हो रही थी जसवंत झा से। हाँ जसवंत, आवाज आ रही है अब? यस सर, आ रही है। बताइए, अब बोलिए, कुछ समय क्लियर आवाज सर नहीं आ रही। बढ़िया था, मतलब क्या कहते हैं, काफी अच्छा बनाया था, काफी कलरफुल, काफी जहाँ पे पर समझाते वक्त जहाँ पे पॉज लेना चाहिए वहां पे उसने पॉज लिया। एंड जो लास्ट टॉपिक था वो मतलब बुक में भी नहीं है, तो जहाँ से भी उसने बुक में नहीं है, एंड काफी जगह भी मैंने ढूंढा वहां पे नहीं मिला मेरे को। सेम टॉपिक है मेरा भी सर, इसीलिए कह रहे काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया उसने। जी जी जी, चलिए नेक्स्ट फीडबैक दीजिए, पूजा कैंटपाल। यस सर। फीडबैक दीजिए। सर काफी अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छे से समझाया और बहुत क्लैरिटी थी, और ये लैंग्वेज भी अच्छी यूज करी थी। स्लाइड्स में जो कंटेंट था वो भी काफी अच्छा था। ओवरऑल मुझे अच्छा लगा सर, और समझ में भी सब आया, मुझे लगता है सभी को आया होगा। समझ में बहुत इजी वे में समझाया जिससे सबको अच्छे से समझ में आ सके। गुड, एकदम से। अमन पटेल। अमन अमन यस सर। पटेल, आवाज आ रही बेटा? यस यस सर। यस फीडबैक दीजिए। सर, हाँ, अच्छा गरिमा का प्रेजेंटेशन। सर, पीपीटी भी बहुत अच्छी बनाई थी, और सर एक एक पॉइंट सर समझाया है सर। अच्छा अच्छा, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? चलिए गरिमा, यस सर। देखिए आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, है ना। सर थैंक यू सो मच। और आपने, सबसे बड़ी बात यह है 2 दिन प्रेजेंटेशन आपका चला, है ना, और आपने दोनों दिन अच्छे से कोशिश की प्रेजेंटेशन। ठीक, इसी तरह मेहनत करते रहिए, है ना, आगे भी अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करिए। ठीक, और नेक्स्ट कल किसका है? कल किसका प्रेजेंटेशन है? यशवंत आपका है? सर क्या कहते हैं, दिव्या का होना चाहिए था, बट अगर गरिमा के बाद तो जलज का होना चाहिए, बट जलज की थोड़ी तबीयत खराब है।